हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में मुंशी प्रेमचंद की कहानी गबन लेके आई हूँ। यह कहानी है रमानाथ की। रमानाथ के घर में रमानाथ के पिता, माता और उसके दो छोटे भाई रहते हैं। उनके पिता सरकारी जॉब करते हैं, लेकिन उनकी आमदनी कम है और वह ऊपरी खर्चे से उनका चल जाता है। तो घर के जैसे खर्चे, खाना है, कपड़ा है, आम सुविधाएं उनके उससे हो जाती हैं। लेकिन जैसे उनको बहुत बड़ी चीज़ें लेना है, कार है, मोटरसाइकिल है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं वो कर सकते। ये सब करने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ता है। वो अपने बेटे दयानाथ अपने बेटे से इतने परेशान हो गए, क्योंकि रमानाथ ना तो कोई काम करता था, ना घर में रहता था। वह अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमना और आवारागर्दी करते रहते थे। दयानाथ की पोजीशन अच्छी थी, उनकी वो जो ईमानदारी थी और ईमानदारी की वजह से उनके पूरे समाज में उनका अच्छा नाम था, जिसकी वजह से गाँव के पास के ही एक दीन महाशय दीनदयाल ने अपनी बेटी का रिश्ता उनके लड़के के लिए भेजा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, रमानाथ के लिए रिश्ता भेजा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। दीनानाथ की जो पुत्री थी जालपा, तो वह बड़े लाड-प्यार से पाली गई थी। उसके पिता गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने ऊपरी कमाई से बहुत कुछ कमाया। उन्होंने उसकी सारी सुख-सुविधाएँ बहुत अच्छे से दी। वो जो माँगती थी वो देते थे। उसको बहुत लाड-प्यार से पाला। उसको जालपा जो थी उसको गहनों से इतना लगाव था कि पूछो ही नहीं। वो हमेशा ये सोचती थी कि उसकी जब शादी हो तो उसके ससुराल से चंद्रहार आए। तो अब रमानाथ के जो पिता थे, तो वह उतना कमाई थी नहीं, तो वो सोचे कि मैं ये जो शादी है तो कम खर्च में करूँ। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा, नहीं, हमारे बेटे की शादी है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कुछ लोगों से कर्ज लिया और उनकी पत्नी ने ये भी कहा कि जब शादी होगी अपने बेटे की, तो लड़की वालों की तरफ से जो कुछ भी मिलेगा तो हम उसी से अपना कर्जा भर देंगे। तो जब बारात जिस दिन थी, तो दयानाथ ने सारा काम इतने अच्छे से किया, आतिशबाजी, बैंड बाजा बढ़िया दर्जे के, गहने बढ़िया। तो जब लड़की वालों के यहाँ गए, तो लड़की वालों के यहाँ सारे लोग देख के एकदम गदगद हो गए कि बहुत बहुत अमीर घर से रिश्ता है। और जो उनकी पुत्री थी जालपा, उसने जेवर में देखा तो जेवर में उसका चंद्रहार नहीं आया था। वो बचपन से सोच रही थी कि उसकी शादी में चंद्रहार आए, लेकिन उन गहनों में चंद्रहार कहीं नहीं था। जालपा दुखी हो गई। जालपा शादी करके अपने ससुराल तो आ गई, लेकिन उसने किसी से भी बात नहीं की, वो सबसे बोलना बंद कर दी। दूसरी तरफ जो दयानाथ ने उधार लिया था, तो उनके दरवाजे में रोज़ लोग आते थे तगादा करने, लेकिन अब उनके पास था नहीं तो वो कैसे दें? वो इतना शर्मिंदा होते थे कि कहाँ से मैंने कर्ज़ लिया, कहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें की। तो उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, रमानाथ को। रमानाथ को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा, तुम अपने पत्नी से जालपा से जाकर कुछ गहने माँग लो, जिनको हम ग गहने मतलब गहना रख दें, और जो कर्ज़दार आते हैं तो कुछ समय तक लिए उनका मुँह हम बंद कर सकते हैं। अब रमानाथ तो इतनी बड़ाई करता था कि मैं इतना अमीर हूँ, इतना अमीर हूँ, इतना अमीर हूँ, तो डींगे मारता रहा अपनी। तो अब उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह जालपा से कैसे माँगे। तो उसने एक दिन सोचा कि ये परेशानी कैसे हटेगी, तो उसने एक दिन जालपा के सो जाने पर सारे गहने चुरा के अपने पिता को दे दिए। पिता दयानाथ भी बहुत शर्मिंदा हुए, घर में सब लोगों से बता दिया कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। जब जालपा को यह बात पता चली, तो जालपा के तो होश ही उड़ गए। जालपा ने अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया और किसी से बात नहीं करती थी। तब रमानाथ को एक दिन ऐसे ही लगा कि घर बैठे क्या होगा, बाहर जाता हूँ, किसी से पूछता हूँ, शायद मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। तो वह चला गया, बाहर गया, 1 दिन परेशान हुआ, 2 दिन परेशान, फिर उसके दिमाग में आया कि मेरा एक दोस्त है जिसका जो नौकरी करता है, शायद मुझे नौकरी वहाँ पे मिल जाए। तो वह वहाँ पे गया तो उसको नौकरी मिल गई। रमानाथ को अपने मित्र की वजह से एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह जॉब करने लगा। उसको जो भी रुपए मिलते वह लाता, घर का खर्च चलाता, करता। नौकरी उसको ऐसी मिली थी कि शहर से शायद ही कोई व्यापारी हो जो रमानाथ को जानता ना हो। सब लोग जानते थे उसके पिता की वजह से। एक दिन ऐसे ही वह अपने ऑफ़िस से बाहर निकल के बाज़ार में घूमने गए, तो वहीं पे पास में एक सुनार की दुकान थी। तो वह सुनार ने उनको देखा, तो वह जानता था, तो उन्होंने उसको बुला लिया और उनको खूब नए-नए गहनों को दिखाने लगा। रमानाथ के काफ़ी मना करने के बाद भी, और उसने ये भी कहा कि मेरे पास रुपए नहीं है, उसके बावजूद भी सुनार ने उसकी एक भी न सुनी। और उसने यही कहा कि आप ले जाओ रुपए, कौन से कहीं भाग के जा रहे हैं, आप कौन-सा कहीं भाग के जा रहे हैं, एक ना एक दिन आप चुका ही देंगे। तो जब रमानाथ ने जेवर देखना शुरू किया, तो एक-एक करके उसने ₹650 का सोना ले डाला। वो तब का समय
650 का ले डाला कर्ज में। उनको इतनी भी चिंता नहीं थी कि ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊँगा। उन्हें तो बस जालपा का चेहरा नज़र आ रहा था। जब वो जालपा के पास वो सोना लेके गया, वो ज़ेवर लेके गया, तो जालपा इतनी तेज़ खुश होकर उछल कर वो ज़ेवर देखती है, खुश हो जाती है, बच्चों की तरह। तो जब रमानाथ अपनी पत्नी जालपा के चेहरे पर इतनी खुशी देखता है, तो वह खुश हो जाता है। जब से जालपा को वो गहना लेके आए थे, तब से जालपा कभी घर में नहीं रुकती। कहीं से भी न्योता आया, कहीं से भी बुलावा आया, तो अच्छे से सज-धज कर, बन-ठन कर वो वहाँ जाती थी। जल्दी ही उसकी बहुत सारी दोस्त बन गईं, बहुत सारी। इन्हीं दोस्तों में उनकी एक सबसे प्यारी, सबसे ख़ास रतन थी। दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। दोनों साथ में जाती, बाहर जाती, खाती और बहुत खर्चा करने लगी। तो रमानाथ बड़ा सोच में पड़ गया कि कहाँ से मैं बचाऊँगा, कैसे मैं कर्ज भरूँगा और कैसे मैं घर का खर्च चलाऊँगा। जब गहनों की बात बाज़ार में और सुनारों ने सुनी कि हाँ, उन्होंने इतना गहना लिया, इतना गहना लिया, तो एक सुनार तो उनके घर ही सारा ज़ेवर लेके उनके घर आ गए। रमानाथ के एक बार फिर मना करने के बावजूद भी वो सुनार नहीं माने कि आप ले लो उधार, फिर आप कर देना, चुका देना। तो उन्होंने मना करने के बावजूद भी उन्होंने 700 का और उधार ले लिया। जालपा की परम मित्र ने उसके जब गहने देखे, तो उसने कहा कि भा आपके जेवर बहुत अच्छे हैं। और तो रतन जो उसकी फ्रेंड थी जालपा की, उसने अपने घर उसको बुलाया। तो जब जालपा वहाँ गई और जो-जो 700 के उधार कंगन और ये जेवर लिए, तो वो वहाँ पे गई, तो रमा ने वहाँ पे कहा, रतन ने वहाँ पे कहा कि आपके कंगन बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप मुझे भी बनवा दोगे? तो रमानाथ ने कहा ठीक है, मैं बनवा दूँगा। रमानाथ सुनार के पास जाता कैसे, क्योंकि उसने पुराना उधार जो 650 का पुराने जेवर लिया और 700 के ये, तो कुछ दिनों के बाद ये जो रतन थी, तो रतन ने इसको 650 रुपए दिए और बोली कि ये रुपए ले जाके आप सुनार को दे दीजिए और मुझे कंगन बनवा दीजिए। तो रमानाथ सोचने लगा कि 650 रुपए मेरा उधार था, तो मैं वो उधार चुका देता हूँ। उधार चुकाने के बाद मैं उससे ऑर्डर दे दूँगा कंगन का। तो सुनार के पास गया, सुनार ने इन रुपयों को तो रख लिया अपने पास और वह कहने लगा कि 1 साल बाद तो इन्होंने रुपया दिया है। तो वह जो ऑर्डर दिया, तो वह टालता रहा। पता नहीं कब देंगे कि नहीं देंगे, फिर से उधार लेके चले जाएँगे, 1 साल बाद तो दिए हैं अभी। तो जो रतन ने रुपए दिए थे, तो रतन रोज़ पूछती रमानाथ से कि मेरे कंगन कब बन के आएँगे? तो रमानाथ रोज़ उसे टालता रहता था, रोज़ टालता रहता था। वो कर ही भी क्या सकता था, क्योंकि उसने कर्ज़ लिया था वहाँ से। एक दिन रतन आई और बोली या तो आप मेरे रुपए दो या तो मुझे कंगन बनवा के दो। तो ये बात रमानाथ को बड़ी खराब लगी कि कैसे दूँ, और उसकी पत्नी जालपा को भी बहुत खराब लगी। अब वो रमानाथ सोच रहा था मैं करूँ क्या? क्या करूँ? जहाँ से भी रुपए माँग सकता था वहाँ से कोशिश की, लेकिन किसी ने दिया नहीं। सोचता रहा, रात भर उसे नींद नहीं आई, वही बात उसके गूंजती रही। सुबह वह ऑफ़िस तो गया, लेकिन वहाँ उसका काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। वह उसी बात को सोचता रहता था कि कहाँ से मैं रुपए लाऊँ, कहाँ से कंगन लाऊँ। तो उसी दिन उसके ऑफ़िस में, सरकारी ऑफ़िस में 800 रुपए आए थे कि अपने अधिकारी को देना है, तो वह उन रुपयों को अपने अधिकारियों को ना दे के, वह उन रुपयों को अपने घर ले गया। वह लिफ़ाफ़ा जाकर उसने अपनी पत्नी जालपा को दिया और उससे कहा कि ये रख दो, जब रतन आएगी तब मैं दूँगा। तो वह बाहर चला गया। तभी रतन आती, तो जालपा कहती है लो ये अपने रुपए, 600 के बजाय आप 800 लो और जाओ। तो वो कहती है अरे नहीं, नहीं मैं नहीं लूँगी, मेरे कंगन बनवा देना। तो जालपा कह रही है जब तुम्हारे कंगन बन जाएँगे तब तुम कंगन ले जाना और रुपए दे देना, तुम जाओ। रतन के जाते ही रमानाथ घर जैसे ही आता है, तो वो जालपा ने उसको सारी बातें बताई कि रतन आई थी, तो अब मैंने गुस्सा में उसको पूरे रुपए दे दिए। अब तो रमानाथ और गुस्से में हो गया, बेचारा परेशान हो गया, आखिर सरकारी रुपया है। अब उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? आखिर दूसरे दिन वह ऑफ़िस जाता है, जाकर जब अधिकारी उससे हिसाब माँगते हैं, तो वह सोचता है कि क्या जवाब दूँ? यही सोच में बैठा रहता है कि अगर माँगेंगे जवाब तो मैं क्या जवाब दूँगा? क्या कहूँगा? अगले दिन जाता है वह ऑफ़िस और जाके वहाँ पे उसका मित्र जिसने उसकी जॉब लगवाई थी, तो वह उससे बताता है कि जो कल मुझे सरकारी रुपए मिले थे सर को जब देने के लिए, तो वो मेरे खो गए हैं। दोस्त तो ये बात सुनकर बौखला गया, सरकारी रुपया था, सरकारी काम में किसी तरह की कोई रियायत बरती ही नहीं जाएगी। तो उसने कहा कि अगर तुम कल रुपए नहीं जमा करते हो तो मैं पुलिस को बुलाऊँगा और पुलिस को बुलाने के बाद तुम चाहे जैसे दोगे। अब रमानाथ परेशान, रमानाथ ने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में सारा सच लिखा कि घर में चोरी किसने करवाई और ऑफ़िस के रुपए तक का, सारे जेवर उधार तक का सारे कुछ, और उसने वो चिट्ठी जालपा को देने के लिए ठान लिया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचा तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पत्र वो जालपा को दे, कैसे दे? वो सोचता रहा और कहीं पे रख के वो चला गया, लेकिन जालपा को वो पत्र मिल गया। जालपा ने सारा कुछ पढ़ा
लेकिन वह कुछ बोली नहीं और रमानाथ जो चिट्ठी रख के घर से निकल गया। उसी टाइम वह घर छोड़ के चला गया कि वह दोबारा घर नहीं आएगा। जालपा ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा तो उसने कहा कि मैंने अपना पूरा परिवार नाश कर दिया, मैं जेवर के लालच में मैंने क्या-क्या किया बताओ। तो जब तक जालपा अपने आप को सँभालती और रमानाथ को रोकती, तब तक में रमानाथ ट्रेन में सवार होकर प्रयागराज चले जाते हैं, जहाँ उनको एक इनके घर वाले सारे परेशान हैं कि कहाँ गए रमानाथ, सारे लोग उनको ढूँढने में लगे और रमानाथ ने ये सोचा था कि मैं अब कभी ज़िंदगी में अपने घर नहीं आऊँगा, चाहे जैसे गुज़ारा करूँ, चाहे जैसे रहूँ, वो चला गया। जालपा को लगा कि शायद है कि ये चोरी की वजह से, पुलिस के डर की वजह से कहीं छुपे हों, तो जो जालपा थी उसके पास जितना ज़ेवर था, उसने सारा ज़ेवर अपना उठाया, बेचा और ऑफ़िस का जो उसका 800 रुपया था, उसने उसको भर दिया। भरने के बाद वह घर आई और हर जगह उसने पता कराया कि कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, सबसे पूछा लेकिन किसी से पता नहीं चला। और वो जो थे रमानाथ, वो तो घर छोड़ के ही चले गए थे। ऐसे उलझन में डाल के परिवार को चले गए थे। पहले ही सोचना चाहिए था, सोचे हैं। लेकिन जब वह ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं, उनका नाम देवी दीन था। जिन्होंने रमानाथ रमानाथ की जितनी भी परेशानी थी, रमानाथ ने अपनी सारी एक-एक परेशानी दीनानाथ को सुनाई। दीनानाथ अब उस चिंता में थे कि कहाँ जाएगा, तो दीनानाथ जी ने उनसे कहा कि तुम चलो, तुम मेरे घर में रहना। तो रमानाथ के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था कि वो कहाँ जाए, कहाँ रहे, तो वह देवी दीन के घर ही में रहने लगा। देवी दीन की पत्नी थी जग्गू, जो कि घर के बाहर ही एक छोटी-सी सब्जी की दुकान चलाती थी। बड़े मुश्किल से उनका घर का गुज़रा, लेकिन उन्होंने उसको रखा, अपने बेटे की तरह रखा। वह भी उन लोगों को अपने माता-पिता की तरह समझने लगा और रमानाथ बहुत दिनों तक, कई दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकला कि कहीं अगर घर से बाहर निकलूँगा तो कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। वह दोनों को अपने माता-पिता की तरह मानते थे और वह दोनों भी उसको अपने बेटे की तरह, उनके कोई बेटा नहीं था, अपने बच्चे की तरह रखते थे। एक दिन अखबार में शतरंज की एक ऐसी चाल छपी, उसमें लिखा था कि जो कोई इस शतरंज को हल कर लेगा, उसको ₹50 इनाम मिलेंगे। तो बहुत से लोगों ने उस चाल को सुलझाने की कोशिश की, नहीं सुलझा पाए। तो रमानाथ के हाथ में किसी तरह वो न्यूज़पेपर आता है, तो वह देखता है और देखते-देखते उसने सुलझा दिया उसको। तो उसे पुरस्कार के ₹50 मिले। इस पुरस्कार के मिलने पर जग्गू उनसे कहती है, समझाया कि बेटा, इस रुपए से तुम रात्रि के समय चाय की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? तो रमानाथ को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने दुकान खोल ली। जितना भी सामान था, सारा सामान इकट्ठा किया और चाय की दुकान रख दी। बिक्री बढ़ने लगी, रात में दुकान चलाता, चाय की दुकान चलाता और दिन में घर में रहता, रात ही में काम करता, कहीं बाहर जाता। अब तो वह रात में घूमने भी लगा, अपना मुँह ढक के इधर-उधर घूमने लगा, दिन में सोता, रात में दुकान चलाता। रमानाथ के हाथ जैसे ही पैसा आने लगा, वह नाटक, मूवी, पिक्चर ऐसी चीज़ें देखने रात ही में जाता, कोई पहचान ना ले इसलिए भेष बदल कर वह अंधेरे में ही जाता था। एक दिन एक वहीं पे एक थिएटर था मनोरमा, वहाँ राधेश्याम का एक नाटक होने वाला था, तो रमानाथ को उसे देखने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन सीटें सीमित होने की वजह से वह अपनी सीट आरक्षित कराने के लिए रात में टिकट लेने के लिए निकला। हालाँकि डर तो बहुत रहा था, लेकिन हिम्मत बाँध कर वह निकल गया। जैसे ही वो जा रहा था, वो अपना मुँह ढके हुए था, तो उसको पीछे से 2 पुलिस वाले देख लिए और देखने की वजह से उसने जैसे पुलिस वालों को देखा तो वह सड़क से जा रहा था, तो वो छिप के पटरी से जाने लगा। तो जो पुलिस वाले 2 पुलिस वाले थे उनको शक होने लगा। उन्होंने उसको पकड़ा, पूछा तो इसने अपना पूरा काला चिट्ठा जितना भी था सारा गलत बता दिया। अब जब देवी दीन वहाँ पे पहुँचे, जो जिनके घर में रहता था, उनके नाम और पता सब सच बताया। लेकिन वो पुलिस वालों को चिंता होने लगी कि ये आखिर इसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब जान ही रहे पुलिस वालों का दिमाग सनकी। क्यों इसने झूठ बोला? क्यों इसने फिर रमानाथ को जो वहाँ के दरोगा जी थे उनके सामने पेश किया गया। उस समय एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी, उस केस की छानबीन चल रही थी जिसकी वज़ह से दरोगा बहुत परेशान था। दरोगा ने रमानाथ को डाँट कर पूछा तो रमानाथ ने अपना पूरी घर से लेके चोरी से लेके ऑफ़िस की चोरी से लेके सारी बात बता दी। दरोगा ने उसकी बात को पता करने के लिए उनके ऑफ़िस में फ़ोन किया। ऑफ़िस में जब दरोगा ने फ़ोन किया तो वहाँ पे फ़ोन उसका मित्र ही उठाता है, जिसने इसको नौकरी दी थी। तो उसने उनसे पूछा कि रमानाथ क्या वहाँ पे जॉब करता था और क्या वह सरकारी पैसा लेके भागा है? तो
उसने उसकी पत्नी ने तो सारा पैसा भर दिया था, तो दोस्त ने सरकारी वाला सारा नकार दिया कि नहीं झूठा है। तो फिर उसके दोस्त ने दरोगा से पूछा क्या रमानाथ वहाँ पर है? तो दरोगा ने उसकी बात सुनी नहीं और उसने फ़ोन काट दिया। उतने में उसका दोस्त रमानाथ का दोस्त उसकी पत्नी के पास जालपा के पास जाता है। तो वह वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसको जालपा को तो पहले से ही पता रहता है कि रमानाथ प्रयागराज में है, तो वह उनसे बताता है तो वो कहती है कि मुझे पता है, जो शतरंज का मैंने वो चाल वो किया था चलने के लिए तो वह उन्होंने ही किया है, तो मुझे पता है कि वह प्रयागराज में है। इधर दरोगा के दिमाग में था कि वो जो डकैती वाला केस है तो इसको गवाह बना देते हैं। उन्होंने जो ईमानदार व्यक्तियों को जेल में डाला था उन्हीं की गवाही देने के लिए रमानाथ को रख लिया। रमानाथ को लालच दिलाया कि तुमको रहने की व्यवस्था करेंगे, मकान देंगे, तुम्हें सारी व्यवस्था करेंगे। और तब तक में वहाँ से जालपा आ जाती है। दीनदयाल जो जिनके घर में रहते थे तो वो बहुत गुस्सा हुए इनकी झूठी गवाही से कि जो तुमने देखा नहीं, जो तुमने सुना नहीं तो तुम उसकी गवाही मत दो। तो रमानाथ को तो एक बड़े सिक्योरिटी में रखा गया उससे, तो जालपा तब तक आ जाती है। तो जालपा जैसे आती है तो वह सोचती है कि मैं रमानाथ से मिलूँ, तो उसे तो मिलने ही नहीं दिया जाता है। उसकी सुरक्षा में इतने सारे पुलिस वाले लगे रहते हैं, जालपा जाती है वहाँ कहती है कि मुझे मिलना है, मेरे पति है, लेकिन वो मिलने मिलने ही नहीं देते। और वहाँ पे दरोगा झूठी गवाही के लिए रमानाथ को मना लेते हैं और मनाने के बाद वहाँ उससे कहते हैं कि जज के सामने तुम बस यही कहना कि इनकी वजह से कोई गवाही नहीं देता और इन लोगों ने जाने कितने लोगों का घर उजाड़ दिया। देवी दीन जग्गू जो जिनके यहाँ रहता था वो बहुत समझाते हैं कि उन बेगुनाहों के साथ ऐसा मत करो, इसकी सजा मिलेगी तुमको, ये है। तो जालपा आती है तो जालपा सोचती है कि मैं रमानाथ से मिलूँ, तो मिलने नहीं दिया जाता है, तो उसी टाइम रात में लाइट चली जाती है। तो ये जालपा को मिलने तो दिया नहीं जाता, तो जालपा ने एक चिट्ठी लिखी तो उसने वहीं से भेज दी। तो पता नहीं कैसे रमानाथ को वो चिट्ठी मिल जाती है। तो रमानाथ पढ़ता है तो रमानाथ को जब सारी बात पता चलती है तो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। उसने सोचा कि अब मैं कैसे भी करके जालपा से मिलूंगा। पुलिस का इतना कड़ा पहरा था कि वह मिल नहीं पाया। तो थोड़ी देर में लाइट चली जाती है तो रमानाथ वहाँ से निकल आता है। निकलने के बाद जालपा से मिलता है और खुश होता है और वह दरोगा के ऊपर इतना गुस्सा होता है कि उसने मुझे बताया नहीं था कि मेरे ऑफिस में कोई केस नहीं हुआ था मेरे खिलाफ। और वह सोचता है कि मैं दरोगा से मिलूं और मारूं, ये करूं वो करूं, लेकिन जालपा उसे समझाती है। तो जब जैसे ही दूसरा दिन होता है तो दरोगा के पास वो जाके कहता है आपने मेरे साथ ऐसा किया, झूठा आपने ये किया ये वो। तो वो दरोगा उसे डरा के धमका के कहता है कि ऐसा है मैं तुमको किसी दूसरे केस में डाल दूंगा, तो चुपचाप तुमको गवाही देनी है। दरोगा ने रमानाथ को इतना ज़्यादा डरा दिया कि वह अब गवाही पलटने का सोच भी नहीं सकता था। महीनों तक पेशी होती रही। रमानाथ रमानाथ जाता रहा। अब रमानाथ ने जालपा से मिलने का सोचा ही नहीं। उसने सोचा कि मैं अब जालपा से ना मिलूँ, मैं अब यहीं रहूँ। अब क्या पता वो पुलिस वाले जान जाएँ कि जालपा मेरी पत्नी है तो उसका भी जीना दुश्वार कर दें कि अगर गवाही नहीं दे रहा है तो उसको प्रताड़ित करें। तो इसी दौरान फिर दरोगा ने जालपा को रमानाथ से ना मिलने के लिए, रमानाथ तो आती थी लेकिन वो दरोगा चाहता था कि वो रमानाथ से ना मिले। तो रमानाथ एक वहाँ पे वैश्या आती थी, तो वो दरोगा वो वैश्या रमानाथ के लिए भेजा। तो रमानाथ उसको देखकर भी उसने जालपा को नहीं भुला सका। वो इतना कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी वह जालपा को नहीं भुला सका। तब उसने उस वैश्या से कहा कि तुम मेरी जालपा की खबर लेके आओ कि वह कहाँ है, कैसी है, ठीक है या नहीं ठीक है। तो वो जाती है वैश्या, वहाँ पर वह पता करती है और पता करने के बाद आके रमानाथ को बताती है कि तुम्हारी पत्नी जालपा जिनके खिलाफ तुम गवाही दे रहे हो उनके घर में सारी मेहनत करती है, सारा काम करती है। उस तुम्हारी वजह से आज वह कितना कितना परेशान है, कितना क्या है। तो अब रमानाथ सोच रहा है कि बताओ मेरे कर्मों की सज़ा मेरी पत्नी भोग रही है। तो वह सोचता रहता है। अब अगले दिन गवाही थी, रमानाथ वहाँ पे जाता है गवाही देने के लिए। वह सोचता है, फिर वह सोचता है कि झूठ बोलूँगा तो भी नहीं जी पाऊँगा, तो सच बोल के जो होगा तो हो जाने दूँगा। तो वह जाता है तो वहीं पे जब गवाही देता है तो जज से कहता है कि ये मुझे झूठी गवाही देने के लिए बोल रहे थे, ये बेगुनाह है, और उन्होंने सारी बात अपनी बता दी। तो जज ने उनको भी बाइज्जत बरी कर दी और जो निर्दोष थे चोरी के उसमें दरोगा ने उनको किया था उनको भी निर्दोष साबित करके उनको बरी कर दिया। दोनों खुशी-खुशी वहाँ से आए और दोनों मिलकर अपनी कठिनाई भरे समय को याद किया उन्होंने और फिर देवी दिन और जग्गू को विदा करके बाय बोल के उनके यहाँ से धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत मदद की। पहुँच गए। घर आने के बाद जालपा को एकदम रत्ती भर भी मोह नहीं रहा।
उसी अपना जीवन यापन करने लगे। यही कहानी है।